अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग विद उरूज रज़ा में मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज रज़ा सियामी और आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, 23 मार्च के हवाले से आपने देखा कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या फिर प्राइड ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ ISPR ने, और बड़े अच्छे, बड़े जाने पहचाने और अपनी अपनी फील्ड के बड़े नुमाया चेहरों को उन्होंने उसमें अवार्ड से नवाजा। और जो एनक्लेव्स थे वहाँ पर भी स्पेशल उनका प्राइड ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक जगह बना के उनको ऑनर दी, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है। और इस जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान में जो नाम थे उसमें बहुत बड़े बड़े वो नाम भी शामिल थे जिनकी वजह से वाकई पाकिस्तान का झंडा जो है वो पूरी दुनिया में बुलंद हुआ और पाकिस्तान का नाम जो है वो भी मशहूर हुआ। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए उनकी नुमाया खिदमात जो थी वो भी शामिल रहीं। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन ISPR के इस प्रोजेक्ट की वजह से उनके साथ हमारी आशनाई हुई, तारुफ हुआ। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज़ मौजूद हैं जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिन्होंने इतना काम किया है, और उनके काम की वजह से सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि मैं समझती हूँ कि सोसाइटीज़ जो हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल रही है और बदलने के प्रोसेस में शामिल है। अगर आप बात करें तालीम की, तो पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम के ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया गया। एक आम तालीम के लिए जो एक जनरल आइडिया था कि तालीम को आम किया जाए, उसके ऊपर काम किया गया, लेकिन लड़कियों की तालीम को उस तरह से स्पेशल कवरेज नहीं दी गई, स्पेशल अटेंशन नहीं दी गई, या उनके लिए कोई स्पेशल बजट नहीं रखा गया, जिसकी वजह से सोसाइटी के कुछ लोगों ने इनफरादी तौर पर यह जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए नुमाया काम किया। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से के बाहर भी उनके काम को ना सिर्फ सराहा गया बल्कि उन्होंने वहाँ से भी अवार्ड्स हासिल किए। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ के शोबे में भी बहुत सारे लोगों ने स्पेशली कोविड के दिनों में बड़ा अच्छा काम किया, नुमाया खिदमत उन्होंने अंजाम दी। और कुछ ऐसे अनसंग हीरो हैं कि जो कैमरा पे तो नहीं आए, सोशल मीडिया पर तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने बैक ऑफ स्क्रीन उन्होंने बहुत बड़े काम किए और फ्रंट लाइन सोल्जर के नाम से वो जाने जाते हैं। और आज मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान के और स्पेशली इस्लामाबाद के उन अनसंग हीरोज़ को आज अपने शो में बुलाऊं और उनको ना सिर्फ खराज तहसीन पेश करूं बल्कि मैं आप लोगों को भी बताऊं कि हमारे ये अनसंग हीरो अपनी अपनी फील्ड में बहुत नुमाया काम कर रहे हैं। आपका तारुफ करवा दूं कि हमारे हीरोज़ में आज कौन कौन मौजूद हैं। हमारे हीरोज़ में आज जनाब सबसे पहले मोहम्मद अनवर साहब हैं, चेयरमैन लिबरल फोरम पाकिस्तान, और इसके अलावा द लर्निंग स्कूल के फाउंडिंग मेंबर हैं। लर्निंग स्कूल क्या है और ये कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आज हम उनसे पूछेंगे। और आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ है कि ये किस इलाके में ये स्कूल चल रहा है, कैसे शुरू हुआ और वहाँ पर अब कितने बच्चे और बच्चियां जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं और कितने करके जा चुके हैं। डॉक्टर अली ताबिश का नाम इसलिए आज के प्रोग्राम में हमने शामिल किया कि ये जेनेटिक्स के स्पेशलिस्ट हैं। ये हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, वहाँ के तालीम याफ्ता हैं और पाकिस्तान में आजकल पिम्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और रियल डिजीज़ के ऊपर इनके ना सिर्फ रिसर्चेस हैं बल्कि इनके बहुत जो काम है वो भी अभी आप मुस्तकबिल में देखेंगे। और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो यहाँ पर पिम्स में एक सेंटर भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और फजर राबिया पाशा, गर्ल्स एजुकेशन में, लड़कियों की तालीम में इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। फजर वो वाहिद ख़ातून है इस्लामाबाद में कि जिन्होंने इनफरादी तौर पर एक अपनी ज़ात से शुरू करके ये काम अब पूरे पाकिस्तान में स्टार स्कूल सिस्टम के नाम से एक सेटअप कायम किया है, जहाँ पर गरीब बच्चे, स्लम्स की बच्चियाँ या फिर रेफ्यूजीज़ बच्चियाँ या वो बच्चियाँ जो कि अपनी एजुकेशन नहीं जारी कर पा रही थी, उनको वहाँ पर तालीम दी जाती है। और अब वो स्कूल बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर जुवेरिया सोहरवर्दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वैसे तो ये सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन इनका तारुफ एक और हवाले से बड़ा पॉपुलर है जो कि बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि ये पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन की चेयरपर्सन रही हैं और इन्होंने लाइब्रेरीज़ के क़याम के लिए, किताब के फ़रोग़ के लिए बहुत नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। आज आप तमाम हीरोज़ को मेरे शो में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। तो सबसे पहले फजर आपसे मैं शुरू करूँगी। स्टार स्कूल सिस्टम
پاکستان کے بہت سارے لوگوں کے لیے اب یہ نام نیا نہیں ہے. کیا موٹیویشن تھی, کیوں بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی عذاب میں ڈالی کہ میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کروں؟ کیا گھر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا؟ نہیں خیر, گھر بیٹھنا تو اچھا نہیں لگتا, کبھی بھی میں گھر نہیں بیٹھی الحمدللہ. میں جب انگلینڈ سے, آئی واز بیسڈ ان انگلینڈ اینڈ میں وہاں پہ بھی اپنی ایک سوشل انٹرپرائز رن کری تھی. اچھا, پورے گرلز ایجوکیشن کے پیچھے میرے لیے ایک بہت اسٹوری یہ ہے وچ آئی آلویز ٹرائی اینڈ نریٹ ویر ایور پاسبل, کہ مائی مدر ڈیڈ اے لاٹ آف ورک ان پاکستان اینڈ آئی واز ویری ینگ, آئی واز 12-13, تو آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو ٹریول اکراس پاکستان ود ہر ٹو سی کہ خواتین کو ایکچولی چیلنجز کیا. ان کا کام بیسکلی واٹ شی واز ڈوئنگ واز سپورٹنگ ویمن ان رورل ایریاز جو کاٹیج انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں, اینڈ برنگنگ دم انٹو دا مین اسٹریم سو دے ایکچولی ارن منی پراپرلی, رائٹ. تو وہ آئی سو اے ریئل ٹائم چینج کہ ایک عورت جو 2,000-3,000 پہ بھی اس ٹائم میں, آئی ایم ٹاکنگ کوائٹ وائل بیک, کہ وہ 2-3 ہزار پہ بھی مہینہ مشکل سے کماتی تھی, اینڈ آل آف اے سڈن شی از ارننگ in thousands, and she's connected with international vendors and contracts in sector. So that was a real motivation for me, and I always think that was in the blood. So jab main England bhi chali gayi to wahan pe bhi I ended up doing the same thing. So I set up an social enterprise. wahan pe bhi maine 9 saal jo hai bahut zyada kaam kiya. Across England maine kaam kiya with women especially coming from minority backgrounds جو اسی طرح اسٹرگل کر رہی تھیں, گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں, ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی باہر نکلنے کی. اب تو خیر وہاں پہ بھی انگلینڈ میں کلچر کافی چینج ہو گیا ہماری مائنورٹیز میں, لیکن بیک دین, یہ میں بہت پرانی بات 2002-2003 کی بات کر رہی ہوں جب میں نے وہاں پہ شروع کیا تھا. تو دیٹ واز این امیزنگ ایکسپیرئنس اینڈ لرننگ, کیونکہ آئی واز ویری ینگ اینڈ آئی گرو ویری کوئکلی پروفیشنلی, بیکاز بہت زیادہ نیڈ تھی وہاں پہ مسلم خواتین کے لیے. پھر ہماری بچیاں ینگ گرلس جو او لیولس کرتی تھیں تو وہ پھر ڈراپ آؤٹ ہو جاتی تھیں, ان کو یونیورسٹیز جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اب جا کے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. 10-15 سال پہلے وہاں پہ بھی یہ پرابلمس ایگزسٹ کرتی تھیں. میں نے وزٹ کیا بریڈ فورڈ, آپ کا علاقہ, تو آپ کے لوگوں سے ملی, تو وہاں پر ابھی تک یہ سب چیلنجز ہیں وہاں پر. تو جب میں پاکستان آئی اینڈ میں نے کافی زیادہ ٹریول کیا, میں نے فاٹا گئی, میں نے انٹیریئر سندھ دیکھا, اینڈ آئی واز کین کہ خواتین کو کس طرح سپورٹ کریں. اور سب سے زیادہ جو ایشو مجھے نظر آیا اس وقت وہ یہی تھا کہ بچیوں کو جب تعلیم ہی نہیں ملے گی, آپ ان کی فاؤنڈیشن ہی نہیں بلڈ کریں گے, تو آپ جب بڑے ہو کے ان کو اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں کہ یہ لڑکیاں لیڈرز بنیں, اپرچونیٹیز ملیں, آگے یہ ایکسیل کریں ڈفرینٹ کریئرز میں, انٹرپرینیورشپ میں, جابس, واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو, وہ تو ہونا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو بیچاری ایک گھر سے نکل کے اپنے اسکول تک نہیں جا سکتی. اور جو مطلب نمبرز ہمارے انفارچونیٹلی اتنے اسکیری ہیں کہ وہ 2-3 نمبرز ہی میں بولتی ہوں, وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ سچویشن کتنی زیادہ ہے. کہ اگر ہم لوگ کے ابھی تو پینڈیمک کے بعد کی سچویشن تو ابھی ہم نے اسیس کر رہی ہیں کہ کیا ہمارا, کیونکہ پینڈیمک ہیز ہیڈ اے میجر افیکٹ آن گرلز ایجوکیشن اینڈ گرلز ہیو ڈراپڈ آؤٹ. سو اس سے پہلے ہی اتنی زیادہ ایمرجنسی تھی جہاں پہ 13 ملین گرلز not going to school, not under the age of 16. 85% ڈراپ آؤٹ جو بچیاں ایکچولی انرول بھی کرتی ہیں گورنمنٹ اسکولس میں بفور فنشنگ پرائمری ایجوکیشن. تو آپ سمجھیں 85% ڈراپ آؤٹ ہو گئی. تھوڑی سی وہ جو 10-15% آگے جاتی ہیں اس میں بھی آپ کے 1 out of 10 گرلز مینیج ٹو کمپلیٹ سیکنڈری ایجوکیشن. تو یہ آپ مطلب اتنا زیادہ اسکیری وہ آپ جب یہ 3-4 فگرز دیکھتے ہیں, اسٹارٹس دیکھتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آن گراؤنڈ کتنا زیادہ چیلنج اور پرابلم ہے. اور جب تک ہم جب ہم ویمنز رائٹ کی اور یہ ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں وچ از ویل اینڈ گڈ, تو مائی شکایت آلویز از کہ بچیوں کو تعلیم کے لیے ان کو امپاور کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ آگے آئیں. کیونکہ یہ اب وہ ٹائم ہے جہاں پہ 1, 2, 3, 4 خواتین جو آگے آ کے کام کر رہی ہیں, دیٹ از ناٹ انف. What we need is big numbers, اور آپ نے وہ ایگزامپل سیٹ کی, آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا کہ آپ نے انڈیویجول لیول پہ شروع کیا, اور آج پورے پاکستان میں اسٹار اسکول سسٹم ماشاء اللہ تمام صوبوں میں کام کر رہا ہے. اسٹار اسکول سسٹم کی بھی بات کریں گے, ابھی آئیں گے ذرا دا لرننگ اسکول. دا لرننگ اسکول میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہ قصور میں کوٹ رادھا کرشن میں یہ اسکول جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہا ہے. اور اس میں سر مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ کتنے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور موٹیویشن کیا تھی, وٹ انسپائرڈ یو ایکچولی کہ آپ یہ ایک اسکول بنائیں, اور وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ جرائم اور جہاں پہ ریپ کا ریشو جو ہے اور کلنگ کا وہ بہت زیادہ ہے, وہاں پر تعلیم کے لیے ایک ایفرٹ کرنا, ایک اسکول قائم کرنا, میں سمجھتی ہوں کہ اندھیرے میں چراغ جلانے کے برابر ہے. بہت شکریہ عروج, آپ نے اس پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا اپنی اسٹوری سنانے کے لیے.
एक कोटा द किशन डिस्ट्रिक्ट कसूर का एक तहसील है। जब हमने स्टार्ट किया 2002 में, हम कुछ दोस्त इकट्ठे हुए, हमारे शहर के और भी काफ़ी मसाइल थे, लेकिन उन मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने कहा जी सबसे जो ज़्यादा इस शहर का मसला है वो मयारी तालीम है, क्वालिटी एजुकेशन है। स्कूल तो सरकारी है, सरकारी स्कूलों में इवन पैसे दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट दे रही है कि 1000 रुपये आप देंगे, बच्चे को देंगे, आप आएँ, अपने हाज़िरी लगाएं और आपके 1000 रुपया ले जाएं, लेकिन फिर भी वो उसके बावजूद वो नहीं लेवल था। मेरी अपनी बेटियाँ और बाकी इसी तरीके से शहर के जो कुछ सिलेक्टेड लोग थे, उनकी बेटियाँ जो बच्चे वो कोई सिर्फ एजुकेशन कम्प्लेक्स में जा रहे होते थे डेली पढ़ने के लिए, वो कोई 27 किलोमीटर दूर था, ट्रांसपोर्ट आती थी, लेकिन उस वक्त 2002 में जो उसकी फ़ी है जो मैं पे कर रहा था, एक बेटी की मैं कोई 4500 पे कर रहा था, अभी भी मेरे पास उसके चालान फॉर्म हैं। हमारे शहर में जो कैपेसिटी लोगों की थी वो ये था कि उस वक्त हमने असेस किया कि मैक्सिमम 500 रुपया तक लोग फीस दे सकेंगे। हम शहरियों ने ये डिसाइड किया कि हम कोई ऐसा खुद अदारा बनाएं जो हमारे मैक्सिमम, उस वक्त कोई 90 बच्चे जाते थे, 90 की बजाय 900 बच्चा उससे अच्छी तालीम हासिल कर सके। 5 फरवरी 2002 को हमने सोचा किया हुआ, 5 फरवरी 2002 को ये पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड होगा, आप किसी भी चेक कर लें, खुदाई का आगाज़ हुआ और सेम उसी जगह पे 8 अप्रैल 2002 को 2 महीने और चंद दिन के बाद स्कूल की अपनी बिल्डिंग जिसमें 12 क्लासरूम्स थे, फ्रंट पे वरांडा था, दरमियान में कॉरिडोर थी, वो तैयार हो गया और क्लासेस वहाँ स्टार्ट हो गई। उस दौरान जो काम हमने किया, सारा जो सिलेबस हमारा जो ऑक्सफोर्ड का था, क्योंकि एम हमारा ये था कि हमारे बच्चे जो वो नेशनल लेवल पे compete करेंगे, और फीस हमने 500 रुपया रखी, कुछ सिलेबस ले रहा है। लेडीज़ हमारे जो ट्रस्ट मेंबर, हमने 11 ट्रस्ट मेंबर बनाए, शहर के नाम का एक कोटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट, किसी के बाप दादा के नाम नहीं रखा, उसी शहर की डेवलपमेंट के लिए हमने कहा ये हमने स्कूल बनाना है। और हमने स्कूल का स्टार्ट कर दिया, को 150 स्टूडेंट्स उस वक्त हमने एडमिट कर लिए, उनसे स्टार्ट किया। अब वो 19 साल उस स्कूल को हो गए हैं, 19 साल में अब 1200 स्टूडेंट्स वहाँ जो है वो कम से कम तालीम हासिल कर रहे होते हैं, और अभी भी फीस उनकी जो है वो उस लेवल की है जो आम गलियों वाले स्कूल हैं वहाँ होती है। और हमारे 11 ट्रस्ट मेंबर्स के लिए 1 रुपया भी मैं कहूँगा कि हमारे लिए अलाउ नहीं है। वो ट्रस्ट मेंबर, मैं यहाँ से इस्लामाबाद से अगर वहाँ जाता हूँ तो मैं कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह अपनी खर्च करता हूँ, मेरा डेली जो है उसके लिए कम से कम 3 घंटे मेरी अपनी जो वॉलंटियर है मेरा उसके ऊपर काम कर रहा होता है। और पाकिस्तान कसूर डिस्ट्रिक्ट का एक बेस्ट स्कूल है जिसमें हमारे मैट्रिक के रिजल्ट्स जो हैं वो कसूर बोर्ड में को टॉप नहीं किया, लेकिन कसूर डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट रिजल्ट हमारे जो हैं वो डीपीएस और उससे होते हैं। ये हमारे स्कूल की स्टोरी है। मजीद बात करेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी में। अब जरा आ जाते हैं, चूंकि अभी बात हो रही है एजुकेशन की, तो लाइब्रेरीज को हम नहीं भूल सकते, और लाइब्रेरीज की पाकिस्तान में क्या हालत जार थी और कितना इम्प्रूव किया, ये हमें बताएंगे डॉक्टर जवेरिया सोहरवर्दी। और ये हमारे आज के शो में पहली सियासतदान है, बाकी सब जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करें, लेकिन जवेरिया ना सिर्फ ये कि सियासतदान भी बहुत अच्छी हैं, बल्कि ये इन्होंने लाइब्रेरीज़ के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है। तो डॉक्टर साहिबा, मैं ज़रा ये जानना चाहूँगी कि जब आपके पास ये फाउंडेशन आई तो इसकी क्या हालत थी, और फिर आपने इसको किस तरह से बेहतर करने के लिए इक़दाम किए? रूज, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। और एक ऐसा टॉपिक है लाइब्रेरीज को, जैसे पहले हेल्थ भी इग्नोर थी, एजुकेशन का जो हाल अभी हम सारा सुन रहे थे, बच्चों का भी, और किस तरह उन्होंने मेहनत की, इसी तरह जो है ना लाइब्रेरीज या किताब, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की जाती। जैसे अगर हमसे पूछा जाता था तो कि किधर होगा, तो सब समझते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इस तरह की सी चीज़ें। लेकिन अगर आप इन चीज़ों की बेस चेक करें ना, तो हम देखेंगे कि वो किताब है, वो इल्म है। अगर हम अपने लोगों को इल्म देने में, किताब के साथ रिश्ता जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, और हम उन्हें बताएं कि हम कितनी अजीम कौम है, हमारी क्या तारीख थी, हमारे क्या असलाफ हैं, हमारे रीज़न भी, हमारे जितनी अफवाज पाकिस्तान के कारनामे हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे। देखिए, बहुत सारे कम लोग हैं जिनका गूगल एक्सेस है, बहुत सारे जो अंदरून छोटे छोटे गाँव हैं, देहात हैं, वहाँ किताब है कि लोग अब भी किताब पढ़ना पसंद करते हैं। जितने भी हमारे असलाफ की कहानियाँ सब किताबों में पढ़ी हैं। तो वो चीज़ अगर हम अपने आज लोगों को बताएंगे कि भी हमें उन इक़दार के साथ जुड़े रहना है और हमें आगे चलना है, उनको लेकर आगे चलना है, तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए मेरा ख्याल था कि जो किताब है उसके ऊपर काम करनी चाहिए, एक घर घर तक ये पैगाम पहुँचे कि भी दोबारा से हम किताब को रिवाइव करें। देखें उरूज, आपको भी याद होगा जब आप भी छोटे, हम बचपन में होते तो हमारी बाकायदा एक लाइब्रेरी होती थी, और वहाँ बड़े शौक से एक पीरियड होता था, हम जाते थे, कार्ड इशू होता था, हम भी सिग्नेचर किया, लिया, एक हमें तरीका भी आता था, बड़े
मतलब प्यार मोहब्बत से उस किताब को पढ़ा, जैसे लड़कियां ज्वेलरी रखती हैं उस तरह उस किताब को रखा और फिर जाके वो वापस की। और उसमें हमने कितने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हो गए, हमारे कुरान हदीस की बातें हो गई, बाहर के जो बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में हम किताब से पढ़ते थे। लेकिन वो चीज़ें ऐसे ऐसा ख़त्म होती है कि हमने जो बहुत सारा कुछ जो भी सीखते हैं हम मीडिया को देखते हैं, मीडिया कभी हमें ठीक भी बता रहा है कभी गलत बता रहा है, लेकिन जो हम किताब से सीखते हैं वो हमारे दिमाग के ऊपर एक नक्श छोड़ जाती है। जो इन्फॉर्मेशन तो आती है और चली जाती है, लेकिन किताब एक नक्श छोड़ती है। तो मेरा भी यही ख्याल था, इसी नीयत से मैंने जो है पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और मैंने खुद से कहा कि मैं ये डिपार्टमेंट लेना चाहती हूँ। देखिए जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट मेरे बहुत खस्ता हाल उनको अभी भी है, अभी भी उसको बहुत ज़्यादा उसमें वक्त और काम करने की ज़रूरत है। जो फंड्स हैं वो थे पड़े हुए हैं, लेकिन उनको किस तरह मोबिलाइज करना है वो इतना एक मुश्किल स्टेप्स हैं जिसके ऊपर जाके वो काम किया जाए तो फिर काम हो पाता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जा सकता था, किया भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे काम रुक जाया करता था। लेकिन ये कि सिर्फ इस चीज़ में ये नहीं कि हम ये समझे कि लाहौर है, लाहौर से बाहर आप चले जाएं, लाहौर में जब भी कोई आता है हम उसको कायदे आज़म लाइब्रेरी दिखा देते हैं, मॉडल टाउन लाइब्रेरी है, हमारी 2-4 बड़ी अच्छी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन इससे बाहर जितने भी चले जाएं तो लाइब्रेरीज का बुरा हाल है। जबकि लाइब्रेरीज को किस तरह से रिवाइव किया जाए ये दोबारा आपसे जब आपके पास आएंगे तो ज़रूर पूछेंगे। जाहिर है आप ही सब बेस्ट पर्सन हैं जो सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकती हैं कि लाइब्रेरीज़ की हालत किस तरह से संवारी जा सकती है और मज़ीद लाइब्रेरीज़ किस तरह से इस्टेब्लिश की जा सकती है। अभी ज़रा हेल्थ सेक्टर की तरफ आते हैं। डॉक्टर अली ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अली ताबिश, आप हार्वर्ड से पढ़ के आपका मतलब क्या सोचा आपने, क्या आया दिमाग में कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका की और फिर उससे पहले बरतानिया आप पढ़ते रहे और जेनेटिक्स में और रेयर डिजीज़ में आप माशाल्लाह स्पेशलिस्ट हैं। क्या आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान जाके पिम्स में बैठ जाऊं, वहाँ पे जाके इंटर्नशिप करूं पहले और फिर वहाँ पे जाके काम करूं, लोगों को बताऊं कि कज़न मैरिजेस के सिलसिले में जो कुछ डिसेबल बच्चे पैदा हो जाते हैं या मुख्तलिफ रेयर डिजीज़ और भी हैं, सिर्फ यही एक कॉज नहीं है, तो क्या सोच के आप पाकिस्तान आए और क्यों? मतलब मेरी अभी तक ये दिमाग में नहीं आ रहा। कम से कम पाकिस्तानी हार्वर्ड जाके तो फिर वहीं आबाद हो जाते हैं, इस्लामाबाद कोई नहीं आता। थैंक यू रुज, आपने इनवाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्रेजुएट किया हार्वर्ड में बैक इन 2013 और last 2 years I was in Johns Hopkins. I was doing my fellowship there in genetics. तो फ्रॉम देयर आई मूव टू जर्मनी इन सेंटोजीन और फिर सेंटोजीन से मैं अभी पाकिस्तान आया लास्ट ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पाकिस्तान में जेनेटिक्स की जो करंट सिचुएशन है वो तो आई मीन अलार्मिंग सिचुएशन है। थैंक्स टू डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने जो काम किया थैलेसीमिया पे, थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए, अगर ना करते तो हमारे तो हर दूसरे तीसरे फैमिलीज़ में थैलेसीमिया के पेशेंट्स मौजूद हो रहे थे। Exactly. अभी उन्होंने लाजमी किया कि आप वो थैलेसीमिया की कैरियर टेस्टिंग करवाएं बिफोर गेटिंग मैरिड। तो ये सारी सिचुएशन जब हमने देखी, जब मैंने असेस की और मेरे कुछ कोलीग्स उधर थे, हमने असेस किया पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन है, थैलेसीमिया इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो और 10,000 जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और इतने ज़्यादा पेशेंट्स जेनेटिक्स के हैं और जो कि डायग्नोज्ड ही नहीं हो पाते। और फर्स्ट ऑफ ऑल के वो जो हमारी पॉपुलेशन है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती इन टेस्ट्स को। ये टेस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये एक टेस्ट है, वो 4 से 5 लाख का एक टेस्ट है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये और इतने ज़्यादा, एक तो अफोर्डेबिलिटी का इशू है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इधर पाकिस्तान में कोई सेंटर ही नहीं है। हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई रेयर डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर कोई सेंटर नहीं है पूरे कंट्री वाइड। तो जब ये सिचुएशन हमने असेस की, हमारे कुछ कोलीग्स थे, हमने देखा तो वी थॉट इट्स मस्ट वी शुड गो बैक। एक तो हम पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए जेनेटिक्स में पाकिस्तान सोसाइटी में, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशंस हैं उनको हम ये फॉरवर्ड ना करें। ठीक है, ये हम अवेयरनेस ही कर सकते हैं। जैसे आपने शो में बुलाया, इस तरह डिफरेंट चैनल्स पे हम अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनको हम रोक सकें फर्दर। दूसरा ये कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मेडिकल कम्युनिटी में, अनफॉर्चुनेटली मेडिकल कम्युनिटी में भी अभी इतनी एक्सेप्टेंस या इतनी वो स्किल्स नहीं हमारे पाकिस्तान में कि हम जेनेटिक्स के ऊपर एक प्रॉपर कोई सेंटर या कोई मरकज़ पूरे पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल में भी कायम कर सकें। अभी तक पूरे पाकिस्तान में जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स तो दूर की बात, कोई क्लिनिकल जेनेटिक सेंटर भी नहीं है।
पाकिस्तान में अभी ये सारा काम होना बाकी है, सारा बाकी, और पूरी दुनिया में इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम हुआ उन्होंने सोचा और सेंटर्स भी कायम किए। तो पाकिस्तान में क्या समझते हैं आपके, कहाँ पर नेग्लिजेंस किया गया सेहत की मिनिस्ट्री में, सेहत के शोबे के लिए, कि अभी तक ये जो मतलब 10,000 जो रेयर डिजीज़ हैं, अभी ये रेयर डिजीज़ डे पे भी मैंने एक शो किया तो आई रेड अ लॉट अबाउट दैट कि ये होती क्या है भाई, तो ये तो हर दूसरी फैमिली में इस तरह का कोई ना कोई ये जो डिजीज़ वाला बच्चा या कोई पर्सन आपको नज़र आ जाता है। तो क्या आपका क्या प्लान है कि आप पाकिस्तान में इस तरह का कोई क्लिनिकल सेटअप, कोई टेस्ट लेबॉर्ट्री क्या या ट्रीटमेंट फैसिलिटी कुछ इस तरह के सेटअप लगाना चाह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, पाकिस्तान में एक एजुकेशन इन जनरल वो अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड्स हमारे सेट हुए हैं लास्ट 40-50 ईयर्स, हमने इसको एज अ प्रायोरिटी रखा ही नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन को अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली, हेल्थ और एजुकेशन कभी भी किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रहे थे, लेकिन आज हुकूमत की एक सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा इस चीज़ के ऊपर हम एम्फसाइज करेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों के ऊपर कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे हालात हो सकते हैं कि जब मुल्क में सेहत और तालीम पर एमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। कहीं मत जाएगा, डायलॉग में अभी आगे भी बहुत कुछ बाकी है। वेलकम बैक टू डायलॉग अगेन। और डायलॉग के सेगमेंट में हम ज़रा जिक्र करेंगे कि बीइंग इंडिविजुअल या एक इनफरादी तौर पर एक शख्स अगर मुआशरे की तरक्की के लिए कोई काम करना चाहता है या मुआशरे की हालत बदलने के लिए कोई स्टेप उठाता है तो उसको किन चैलेंजेस का, स्पेशली पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हुए किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फजर, मैं समझ सकती हूँ कि जब आप यूनाइटेड किंगडम से वापस आई पाकिस्तान तो यहाँ पे तो 2-3 साल डिप्रेशन ही ख़त्म नहीं होता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो फिर क्या चैलेंज आपने फेस किया जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मैंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करना है? दूसरा मुझे ये बताइएगा, वो जब चैलेंज आपने फेस किए तो और उनके बदले में आज कितने स्टार स्कूल सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं, नंबर उनका बता दीजिएगा। कहाँ कहाँ आपकी आउटरीच रही, कहाँ कहाँ जाके आपने वो कहते हैं कि इल्म के दिए जो हैं वो आपने रोशन किए? अच्छा, मैं थोड़ा सा अभी जो हमारा स्प्रेड है वो अक्रॉस 56 डिस्ट्रिक्ट्स है, जो कि वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा तालीम का मसला इन द सेंस कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, स्पेशली गर्ल्स। तो जनरली वो एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है, और कोई चैरिटेबल स्कूल्स भी नहीं है, और नंबर बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जैसे इस्लामाबाद है, यहाँ पे नंबर बहुत हाई है। आप लाहौर, जो आपके अर्बन एरियाज़ है, एक तो रूरल की तो एक परसेप्शन है कि वहाँ पे नहीं है तालीम, लेकिन अर्बन एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंज है, बट चैलेंजेस आर डिफरेंट। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जैसे लाहौर में हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें मेजॉरिटी बच्चे जो काम करते हैं वो सारे चाइल्ड लेबर में भी इंगेज्ड हैं। तो इस्लामाबाद में भी हमारे अक्सर जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चे लेबर में इंगेज्ड हैं। तो अर्बन एरियाज़ के अपने चैलेंजेस हैं, रूरल एरियाज़ के अपने चैलेंजेस। जब काम की मैं बात करती हूँ, भी हमारे 138 स्टार स्कूल्स इस वक्त चल रहे हैं, जो जिसमें 35 तो इस्लामाबाद में है, 35 इस्लामाबाद 22 हमारे इस वक्त फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ स्कूल बिल्डिंग्स में आफ्टरनून शिफ्ट्स में चलते हैं, जो उन्होंने काइंडली हमें अपनी बेसिकली स्पेस दी है ताकि उन एरियाज़ के स्कूल्स को, उन एरियाज़ में जो बच्चे हैं उनको हम ले सकें। तो हम गवर्नमेंट की ही टीचर जो मॉर्निंग शिफ्ट में होती हैं उन्हीं को हायर करते हैं, हम पे करते हैं, सैलरी देते हैं उनको, और हम एक स्पेशल प्रोग्राम रन करते हैं जो कि डेवलप किया गया है जायका के थ्रू, इसीलिए कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, क्योंकि वो इतना मिस आउट कर जाते हैं अपनी एज वाइज। 10 साल का बच्चा होगा, 12 साल का होगा, 14 साल का होगा, और मेन स्ट्रीम में आप उनको ला नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर आप 10 साल के बच्चे को पहली जमात में नहीं बिठा सकते। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है, इट्स एन एक्सेलेंट प्रोग्राम इन द सेंस कि ये एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है प्राइमरी लेवल पे। वो इंगेज करते हैं
वो 3 साल में अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और ये गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिकग्नाइज्ड है, देन दे कैन मूव इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स, अगर स्कूल मौजूद है गवर्नमेंट का, मिडिल स्कूल में जा सकते हैं। तो वो एक दिस हैज़ बीन एन एक्सीलेंट मॉडल जो कि बड़ी आराम से रेप्लिकेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर जाके, क्योंकि एक्सेस का बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चियों के लिए स्पेशली। हम लोग वी वांट टू मेक श्योर कि बच्ची स्कूल आ के उसको ये मसला नहीं बच्चों को किस तरह से कन्विंस करते हैं, या उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे काम करते हैं, लेबर करते हैं, उनको तो कन्विंस करना ही बहुत मुश्किल है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भी भेजें। ये बच्चे जो है ये काम भी कर रहे हैं जो कि उसूलन और कानूनन नहीं गलत करना है, चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन यह है कि फिर आप उनको कन्विंस किस तरह आपने किया? क्या आसान काम है ऐसे बच्चों के वालिदैन को कन्विंस करना? नहीं, आसान काम नहीं है। और हमारी लोकल टीम्स होती हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम्स होती हैं जो जाती हैं, पेरेंट्स को इंगेज करती हैं, अवेयरनेस रेजिंग करती हैं, मिन्नत समाजत करती हैं कि बच्चे को आप आने दें स्कूल। स्कूल को हम लोग फ्लेक्सिबल रखते हैं कि सिर्फ 3 घंटे का स्कूल होता है, कि जहाँ पे स्पेशली जो बच्चे चाइल्ड लेबर में इंगेज हैं कि सिर्फ आप उनको इतनी देर आने दें। हमारे स्कूल उन पे भट्टों पे भी हैं, मुल्तान में हमारे स्कूल्स, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे हैं कि, और आई एम ट्राइंग कि अभी बिकॉज स्प्रेड हमारा बहुत ज़्यादा है, आई एम ट्राइंग कि हम लोग एक स्टोरी क्रिएट कर सकें टू सी कि कहाँ हम लोगों ने क्रिएट किए, जहाँ पे अफगान रेफ्यूजीज से लेके हम लोग भट्टों पे बच्चे फैक्ट्रीज़ में या वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं, या वो बच्चियाँ जो घरों में माओं के साथ जाके हेल्प करती हैं। बड़ी इतनी अमेजिंग स्टोरीज़ हैं अरूज, विच आर एक्चुअली वेरी पॉजिटिव, क्योंकि व्हाट वी फाइंड इज़ के टू बी ऑनेस्ट जो मेरा बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा ना, एक परसेप्शन के साथ मैं पाकिस्तान आई थी कि बच्चियों को तालीम की इजाज़त नहीं देते हैं पेरेंट्स, राइट? वो है कहीं बहुत स्मॉल पॉकेट्स में है, लेकिन व्हाट आई फाउंड इज़ कि एक्चुअली पेरेंट्स आर वेरी डेस्परेट टू गिव एजुकेशन टू बोथ देयर चिल्ड्रन। चैलेंज उनका ये है कि पॉवर्टी है, फॉर एग्जांपल स्कूल नहीं है। अगर स्कूल नहीं है, जैसे आप बता रहे थे, अनवर साहब बता रहे थे कि कितने 25 किलोमीटर बच्चे जाते थे, तो अगर आप एक गरीब, आप एक फैमिली है जो हार्डली 10,000 रुपये महीने का कमाते हैं, तो वो कैसे वो ट्रांसपोर्ट अफोर्ड करेंगे? और इतनी सेफ्टी नहीं है कि बच्ची कहाँ पैदल चल के जा सकती है अकेले, मतलब सो इतनी सारी बच्चियों के ऊपर जब बात आती है तो वो जो एक सोशल सिक्योरिटी है वो उसका भी बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि बच्ची को इतनी दूर कैसे अकेली को भेज दिया जाए। स्कूलों में मार पड़ना, बहुत ज्यादा बच्चे ऑफ हो जाते हैं, कॉर्पोरेट पनिशमेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अभी भी है, बहुत है। तो ये इस तरह के आपके ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं, अब मतलब हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पॉलिसी वाइज जो मैं देखती हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद आपका एजुकेशन जस्ट लाइक हेल्थ इज़ योर प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है? एक तरह से वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आई फील कि हम लोग को पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि आप पूरे मुल्क में, आप पंजाब से लेके आप गिलगित कश्मीर, आप कोई इलाका प्रोविंस उठा लें, कहीं पे भी आपको तालीम के हालात नहीं ठीक मिलेंगे, नहीं मिल रहे। कोट राधा किशन की हम बात करते हैं, आते हैं वापस आपके पास, कोट राधा किशन की बात करते हैं, कसूर की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में वहाँ की जो पिक्चर आई मीडिया के ज़रिए वो बहुत भयानक पिक्चर, यूँ लग रहा था कि शायद सारे क्रिमिनल रहते ही कसूर में हैं, और वहाँ के बच्चे किस तरह सेफ हैं, वहाँ पे किस तरह से फैमिलीज जो हैं वो सरवाइव करती हैं। वहाँ पर आपने जब ये इल्म की शमा रोशन की है, लर्निंग स्कूल बनाया है, मैंने पिछले दिनों उसका वेब पे जाके ज़रा देखा भी इस शो से पहले कि वो काम कैसे करता है। ऑनलाइन आपने सर किया हुआ है उसका सारा, कि आप इस्लामाबाद से बैठ के आप ऑनलाइन उनको सब देख रहे हैं काम क्या चल रहा है। मुझे ये बताइएगा करप्शन आपके स्कूल में अभी तक कोई, या फिर कोई ऐसा केस जो आपको लगा हो कि यार ये तो बहुत चैलेंजिंग काम है मेरे लिए? शुक्रिया रूज। एक तो चैलेंजेस वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे होते हैं। जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त पॉलिटिकल जो हमारी फिगर्स थे या बाकी प्राइवेट स्कूल्स थे, सेम उलमा कराम को उन्होंने साथ मिलाया कि देखो जी ये तो पता नहीं कोई स्कूल, कोई यहूदी तबका को स्कूल बना रहा है। जो भी हम काम करते हैं सबसे पहले चैलेंज यही होता है कि ये तो इवन कि एक मस्जिद में बैठ के उन्होंने कहा कि जी स्कूल हम चलने नहीं देंगे, स्कूल की बिल्डिंग जैसे बनेगी बम मार के उड़ा देंगे। ये फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि जी इस तरह का ये तो पता नहीं यहूदी कोई तबका है जो हमारे शहर में, इनको क्यों मुसीबत पड़ी हुई कि जी हमारे बच्चों को उल्टी सर्फ लगा रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों का ये था कि ये पता नहीं सियासत में आने का इनका है इशू है। बाद में जब हम कोई सियासत में नहीं आए तो वो परेशान थे कि ये हुआ क्या, ये एकदम आप लोगों ने इतनी जल्दी क्यों स्कूल बना लिया, क्या हुआ क्या।
मेन चैलेंजेस उस वक्त चेंज हो रहे थे. अब चैलेंजेस साथ साथ फिर उसके बाद पेरेंट्स को मोटिवेट करना कि जी आप अपने बच्चों को पढ़ाओ. स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं. अभी भी ये सूरत हाल है कि एक टाइम का खाना चरगे वगैरह मंगवा के 1500 और 2000 का वो खा लेंगे, लेकिन एक बच्चे की फीस देते हुए वो कहते हैं कि यार फीस नहीं दे सकते. मतलब ये भी एक इशू हमारे है कि हमारी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है. हम उनको प्रायोरिटी बताएं कि जी एजुकेशन आपकी प्रायोरिटी है. मैं खुद मेरी 4 बेटियां माशाल्लाह है और मुझे पता है कि मैंने अपनी सैलरी से किस तरीके से मेरी मिसेस पढ़ाती रही. हमने अपने पैसे कमा के किया और सबसे पहली प्रायोरिटी हमने यहाँ के अपने बच्चों को एजुकेशन हमने देनी है. और मैं एज ए मॉडल उस एरिया में हूँ कि हमारी जो 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, मैं पॉलिटिकल फिगर नहीं हूँ, लेकिन स्कूल के या बाकी वॉलंटियर वर्क से 2 लाख की पॉपुलेशन उस एरिया की मुझे जानती है कि जी अनवर साहब ने ये इस गाँव में, मेरी अपनी बैकग्राउंड ये है मैडम कि मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ कि मैं मैट्रिक तक सिर्फ पढ़ सका स्कूल में. गांव में इवन के खेती बाड़ी लोगों के करते रहे, किसी गंदम काटता था, थ्रेशर पे काम करता था. एक जगह पे एक दफ़ा मैंने 40 मन गुड़ एक जगह से बोरे उठा के दूसरी जगह टोकरा उठा के ट्राली भरता रहा, तो 10 रुपए मुझे मिले. नहीं, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ कि मैं, मुझे पता है कि जी अभी उसी इलाके का मैं हूँ की जो सरजमीन है, बिल्कुल उस एरिया में मैं मैट्रिक करके मैंने नौकरी स्टार्ट की. मेरे बच्चे जो है अब वो माशाल्लाह अभी ये हार्वर्ड से आए. वो येल से मेरी बेटी ने आर्किटेक्चर में मास्टर किया, बोस्टन में एज ए आर्किटेक्चर काम कर रही है, अमेरिका की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में. कोई बाकी भी बेटियां माशाल्लाह हर एक अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है. अब मैं अपने मॉडल के तौर पे 4 बेटियां मेरी हैं, मैं लोगों को बताता हूं कि ये देखें मैंने अपनी बेटियों को एजुकेशन दिया, वो कहां कहां है और नाम रोशन हमारा कर रही हैं, ना कि सिर्फ मेरा, मेरी फैमिली का, पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रही है. तो ये आप लोग पढ़ें. और फिर उसके बाद फिर हमारे जो स्कूल में सबसे बड़ा चैलेंज ये था पहले एरिया का कि माइग्रेशन हो रही थी. लोग अपने शहर से बच्चे उठा के कोट राधाकृष्णन से लाहौर चलते थे कि हम बच्चों को एजुकेशन देनी है. जब हमने स्कूल बनाया तो वो रिवर्स होगी, माइग्रेशन रिवर्स होगी. अभी भी कई दफ़ा कराची से को आर्मी के साहब होते हैं, नेवी के हैं कि सर मैं अब अपने बच्चों को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, इस बच्चे मेरे हो गए तो मैं अपने वापस शहर में बच्चों को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एजुकेशन मेरे अपने शहर में उससे ज़्यादा अच्छी, कराची से अच्छी मिल रही है. ये एक फैक्ट है. और उसके बाद फिर चैलेंजेस अभी भी हमारी स्कूल की हमने ये किया हुआ कि बच्चियों को जिस तरह अभी फजर बता रही थी कि लड़कियों को लाना ले जाना करना, पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता. 20-22 किलोमीटर की रेंज में हमारी स्कूल की कोस्टर्स हैं, हमने ली हुई 6 कोस्टर अपने स्कूल की हैं, 10 हमने रेंट पे ली होती हैं. देहातों से बच्चों को पिक करना, घरों से गाँव के सेंटर में खड़ी होती है, पिक एंड ड्रॉप हमने दिया हुआ है. और वो बड़ी ट्रस्ट है और वो बड़ी सब्सिडीज रेट पे होता है और वो वहां से वो ला के करना. अब ट्रैफिक वाला रोक लेगा, हाँ भाई रुक जाओ भाई. अब जाहिर है कि वो तो सोचते हैं कि ये कमाई का जरिया है, लेकिन हम बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, इस तरीके से होता है. मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक वो होता है कि अच्छा ये भी कमाई का जरिया बनाया. उनको फिर बता रहे होते हैं कि नहीं, कमाई का जरिया नहीं, आके हमारे चेक करें. हम सोसाइटी की हालत बदलने की एक कोशिश है, उसमें गवर्नमेंट को भी आपका साथ देना चाहिए. डॉक्टर जुवेरिया, अब आपकी तरफ मैं आऊँगी. डॉक्टर साहिबा, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि पंजाब की लाइब्रेरीज़ की क्या हालत है. तो मुझे ये बताएं कि पंजाब की लाइब्रेरीज़ की हालत को किस तरह से संवारा जा सकता है और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और किस तरह पूरे पाकिस्तान में हम जिस तरह हर जगह फिलिंग स्टेशन लगाते हैं पेट्रोल और ये CNG के, किस तरह से हम इतनी ही बड़ी तादाद में लाइब्रेरीज़ का क़याम अमल में ला सकते हैं. अच्छा रूज, मैं आपको बताऊंगी कि लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है. कोई शायद ही पंजाब का ऐसा शहर ना हो जिसमें लाइब्रेरी मौजूद ना हो. ये सब जगह पे हैं. सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं मैं कह रही, छोटे इलाकों में भी हैं. और छोटे इलाकों में चूँकि इल्म हासिल करने का शौक ज़्यादा होता है, लोग माइल्स एंड माइल्स पैदल चलकर भी स्कूल अगर जा सकते हैं तो वो लाइब्रेरीज में भी जा सकते हैं. इससे ये नहीं है कि बच्चों में शौक नहीं. आप कोई भी एग्जीबिशन किताबों की लगा कर देख लें, आप देखें कि वहाँ पर कितनी यूथ नज़र आएगी. पोइट्री हो या इस्लामिक हिस्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ आपको ज़रूर किताबों का शौक मिलेगा. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई. हाँ, चूँकि बहुत साल तक ये चीज़ एक तवज्जो इस पे नहीं रही. इसको मतलब देखें, ये किसी मिनिस्ट्री से डायरेक्ट अटैच नहीं थी. इनके चेयरपर्सन मिनिस्टर्स आते भी थे तो उन्होंने कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई. आपको सुन के हैरत होगी कि मुझसे पहले जो चेयरपर्सन थे वो अताउल्लाह कासमी साहब थे. उनका तो नाम ही इतना था कि अगर वो ये चाहते इस चीज़ के 1 या 2 इसके बारे में मीडिया पे बात कर ले, देखे तो पूरा पंजाब क्या बल्कि पूरा पाकिस्तान भी जो है वो किताब इस फाउंडेशन की तरफ मुतवज्जो हो जाता. वो चाहते मतलब, लेकिन एक ना किसी भी लेवल पे इसकी सरपरस्ती नहीं की गई और जो फंड्स उनके पास थे वो भी मोबिलाइज नहीं हो पाए. कितनी देर से, मतलब अगर कोई बाहर से ऑफर भी आती है तो इतनी वो इनसिक्योर्ड होते हैं कि हम पैसे हासिल करेंगे, कल को हम जवाब देंगे नहीं. बस
ऑफिसेज आते हैं, चलते हैं, फाउंडेशन है, तनख्वाह सारे मुलाजिम मौजूद हैं, पेज जा रही हैं, लेकिन अगर आप उनको बुलाकर पूछेंगे कि आपने 5 सालों में, पिछले या 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में कितनी फंड किया है, कितनी किताबों को लेकर भेजा है, तो आपके पास एक इंतहाई पुराना बुस्सीदा थद्दा आ जाएगा पूरा कि ये देख लें और इसके अंदर से आप कागज़ ढूंढ लें कि हमने किसको क्या फंड किए। ये मैं आपको पब्लिकली बता रही हूँ, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप किसी को भी बुला करके कोई इस मेरी बात को चेक करे कि आप सिर्फ पूछें कि आपने पिछले 15 सालों में किस किस चीज़ को कितनी डोनेशन दी है और आपने इतने विजिट्स किए, आपने वो जहाँ से विजिट करके आते हैं तो वहाँ आपने उनको क्या फंड किया। ऐसा होता ही नहीं है। 4, 5, 6 जगह आपने अगर विजिट करनी है, उसके बाद आपने उनसे क्या फीडबैक लिया, कोई फीडबैक नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें देखें ना, जहाँ हर चीज़ इस्तेसाल, जैसे हेल्थ है, जैसे एजुकेशन है, उसी से एक तरह से कि लाइब्रेरीज है। हाँ, लाइब्रेरीज मौजूद हैं, उनका स्टाफ बहुत ही अच्छा मौजूद है, सब जगह काम करने वाले मेहनती वो लोग हैं। ये नहीं कि वो नहीं जानते भी, वो अपने हुनर में यकता हैं, लेकिन फिर भी देखें। और वहाँ पे अगर वो छोटी छोटी एग्जीबिशंस का इनेकाद करें तो यूथ क्यों नहीं आएगी। वहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस कर लें, बच्चों के फंक्शंस कर लें, स्कूल्स को इंगेज करें, जैसे आप बता रही हैं, पुलिस को इंगेज कर लें, मीडिया को इंगेज करें। अगर एक मीडिया पर्सन आ जाता है, उरूज चली जाती हैं, जाके खड़े हो जाते हैं, किसी लाइब्रेरी में क्यों नहीं कवरेज मिलेगी। ये तमाम चीजें प्लान करने की बातें हैं, लेकिन को प्लान आउट ही नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात आपने की कि ये इंडिविजुअली हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो किताब के लिए, किताब की फ़रोग के लिए, लाइब्रेरी के लिए, और लाइब्रेरीज़ को स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ अटैच करने की कोशिश करे और लाइब्रेरी की अहमियत को कम से कम समझने की कोशिश करे कि जहाँ पर लाइब्रेरीज जिस माशरे में नहीं होती वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ता है, वहाँ पर जहालत जो है वो पनपती है। तो मेरा ख्याल है कि लाइब्रेरीज और लाइब्रेरीज एजुकेशन के फ़रोग के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। जब एक बच्चा मीडिया या गूगल पे बैठता है, वो अच्छी और बुरी चीज़ दोनों उठाता है, लेकिन आप देखोगे कितने मुस्लिम राइटर्स, आप बाहर भी जाते हो, कितना राइटर है, क्या बुरे टॉपिक पे भी कभी किताब लिखी जाती है? किताब हमेशा अच्छे तजर्बात पे लिखी जाती है, मोटिवेट करने के लिए लिखी जाती है, अगला रास्ता रोशन करने के लिए लिखी जाती है। कभी आपने देखा कोई बुरा रास्ता बताने, अगर कोई बुरा लेसन है तो उसके बुरा वाकया, तो उसके बाद एक अच्छा लेसन भी मौजूद है। एग्जैक्टली, तो किताब से हम कुछ सीखते ही हैं, किताब से सीखने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि किताब कहते हैं कि बेहतरीन साथी है आपका जब आप अकेले हैं या सफर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो सफर करते हुए भी लोग मोबाइल ही यूज करते हैं। ये यूरोप या फिर वेस्ट का है कि वो लोग जो है किताब पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, अब जरा हेल्थ की भी बात कर ले, एजुकेशन की और लाइब्रेरी की तो हमने बात कर ली, स्कूल्स की भी बात कर ली। बीइंग डॉक्टर, और वो भी फिर ये जो आपका है जेनेटिक स्पेशल हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं, क्या चैलेंज आया आपको पाकिस्तान में? ये सेटअप अभी तक आपने देखा और बताया भी आज कि अभी तक कायम नहीं हुआ है, सेंटर्स नहीं बने हैं, तो क्या ये इनिशियल चैलेंजेस हैं आपके? आप क्या सोचते हैं कि ये सेंटर्स बनाने में आप आप कामयाब हो सकते हैं मौजूदा हालात में? जी देखें रोज, सेंटर तो दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन कि हम सेंटर बना सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं आई केम आफ्टर 16-17 ईयर्स इन पाकिस्तान, तो मैं जब पाकिस्तान आया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सिस्टम बहुत लेथर्जिक है, ठीक है। आज तक हम जेनेटिक्स को, क्लिनिकल जेनेटिक्स को एज अ स्पेशलिटी ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। जैसे हमारा डर्मेटोलॉजी का है, रेमेटोलॉजी का है, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ है मेडिसिन में। इस तरह क्लिनिकल जेनेटिक्स जो कि पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश है एज अ सुपर स्पेशलिटी, हम पाकिस्तान में आज तक मेडिकल फील्ड में उसको वो इतने स्पेस नहीं दे पाए कि हम उसको एज अ स्पेशलिटी रिकॉग्नाइज करें। तो ये तो एक मेडिकल एक्सपर्ट उनकी तरफ से उन शॉर्ट कमिंग्स है ना। दूसरा, हमारा एक जो मैंने बाहर देखा है, जो मैंने 16-17 साल काम किया है, उधर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, दे विल ट्रेन यू, दे विल हेल्प यू टू गेट द राइट स्किल्स टू गेट दिस जॉब डन। पाकिस्तान में क्या है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट है इससे, कि अगर आपके पास स्किल्स हैं वो आपको रोकेंगे नहीं, ये आपकी डोमेन नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में, बिल्कुल। मतलब मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैंने जब इंग्लैंड में शुरू किया, राइट, मैंने आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। आई वाज 18, राइट, आई वाज वेरी यंग, और आई स्टॉप्ड माय एजुकेशन एट दैट पॉइंट एंड आई रियली वांटेड टू वर्क। अच्छा, मुझे आई जस्ट ग्रू,
राइट. तो मैं व्हेन आई नाउ रिफ्लेक्ट बैक आई सी कि मुझे सिस्टम ने कितना ज़्यादा उसमें सपोर्ट किया कि जब मैंने कुछ करना चाहा, एंड यू वुडंट बिलीव कि जब मैंने शुरू किया ना, मैंने एक छोटे से कमरे में 2 कंप्यूटर्स के साथ 2 ख़वातीन को सिर्फ कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकें, दिस इज़ बैक इन 2002, वो मैंने किया, दैट्स इट. और वहाँ से मुझे इतनी सिस्टम सपोर्ट मिली है कि वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट के लोग थे, वहाँ पे देयर इज नो जेलसी, हर कोई एक दूसरे को ना सपोर्ट करता है और आगे पुश करता है. यू वुड सी दैट. अच्छा, व्हेन आई केम टू पाकिस्तान तो यहाँ मुझे तो अगर आप स्पोर्ट क्या आप कोई काम करें तो आपको रोका जाएगा. सिस्टम ऐसे हिंड्रेंसेस आपके सामने लेके आएगा. लास्ट 3 मिनट है हमारे पास. डॉक्टर साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि जब बच्चे बाहर से पढ़ लिख के स्पेशलिस्ट बन के आते हैं तो उनको किस तरह सपोर्ट करना है. नहीं, ये तो एक देखें सर, जो मेरी कम्युनिटी है, दे आर ऑल एजुकेटेड, दे आर ऑल डॉक्टर्स, ठीक है. एक मेडिकल हॉस्पिटल्स में हम क्लिनिक में काम करते हैं, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले जो मुझे लगता है कि हमारी जो ड्यूरिंग मेडिकल ट्रेनिंग है, एक काउंसलिंग होनी चाहिए. एग्जैक्टली, काउंसलिंग होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए न्यू कमर्स की, और जो बाहर से लोग पढ़ लिख के आते हैं उनको एक्सेप्ट करने की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए. नॉट इवन बाहर से भी, जो हमारे भी इधर जूनियर्स हैं, उनको आप जब तक 10 साल तक जूनियर नहीं रखते तो वो आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती. यू हैव टू ट्रेन देम कि आप प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना यार. आपको उनको ट्रेन करना है ताकि वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर सके. Exactly. लेकिन हम बिल्कुल उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट चल रहे होते हैं. हमारी सोच ये चैलेंजेस जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो बेचारे खुद से कोई काम करना शुरू करते हैं, जो इनिशिएट करते हैं, जो एक आइडिया कंसीव करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं इस आइडिया के ऊपर अमल दरामद करने के बाद सोसाइटी में इतने % चेंज ले आऊँगा और सोसाइटी की हालत जो है वो बदल दूंगा. वहाँ पर जब चैलेंजेस आते हैं तो वो जो उसकी एक मोटिवेशन है या फिर एक जो जज्बा है काम करने का, वो वहाँ पर थकने लगता है. और जब वो थक जाता है तो यूँ फिर लोग जो है स्टेप बैक कर जाते हैं और वो कहते हैं कि आप अपने आप को सेव करो, आप अपने फैमिली को सेव करो, आप घर बैठ जाओ और आप बाहर निकल कर सोसाइटी की हालत संवारने के बजाय अपने आप को सबसे पहले आप प्रोटेक्ट कर लो. यहाँ पर मैं समझती हूँ कि हमारे मुआशरे को ये जहनीत जो है तब्दील करनी होगी. अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप दुनिया की दूसरी कौमों के साथ बराबरी कर सके, मुकाबला कर सके, तो वहाँ पर आपको उनका सिस्टम जो है उसको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि उनके किस तरह की ट्रेनिंग्स हैं, किस तरह की कंसोलेशंस उनके वहाँ पर किए जाते हैं और किस तरह उनको इनकरेज किया जाता है और किस तरह उनको सपोर्ट किया जाता है ताकि वो अपनी कॉज में ना सिर्फ कामयाब हों. अगर वो एक शख्स कामयाब हो जाता है तो उसका ये मतलब है कि पूरी सोसाइटी कामयाब हो जाती है. पूरे पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम के हवाले से स्पेशली, या फिर बच्चों की आम तालीम के हवाले से, या फिर जो रेयर डिजीज़ हैं उनके हवाले से अवेयरनेस देने में, अगर मैं यहाँ पर अपने स्टूडियो में बैठ के या मेरा टेलीविज़न आपको ये स्पेस दे रहा है और ये प्रोग्राम आज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और अपने हीरोज़ को भी सलाम पेश करते हैं कि वो इधर आए और उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किए. मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम अब क्लोज़ कर दें, तो यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए. कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.